नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का स्पेशल ब्रॉडकास्ट। हु इज प्रेसिंग द पैनिक बटन? टुनाइट वी डिबेट ऑन दैट। सीएनबीसी आवाज पे आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि देश में पैनिक बटन कौन दबा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है पेपर लीक। पेपर लीक के मुद्दे पर भी हमारे साथ एनवी सर जुड़ेंगे विशेष बातचीत के लिए। ये दोनों बड़े मुद्दे हैं रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज के आज के ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट में। इन्हीं दोनों मुद्दों पर बड़ी बात होगी, पहले पैनिक बटन और उसके बाद पेपर लीक, क्योंकि ये हमारे देश के स्टूडेंट्स का सवाल है और टक्कर स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। सवाल सरकार से भी, प्रशासन से भी। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। तेल, सोना, विदेश यात्रा, इन सब को लेकर पीएम मोदी की अपील ऐसी है जिससे देश आत्मनिर्भर भी होगा और भारत की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन ये अपील क्या सामने आई? विपक्ष ने पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। फ्यूल क्राइसिस है, गैस क्राइसिस है और बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, तो अल्लाह ही जाने हमारी हालत क्या हो। न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, न ही कोई पाबंदी लगी, लेकिन विपक्ष अपने सियासी एजेंडे में जी जान से जुट गया। देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता के कंधों में रहेगी। सरकार में बैठे मंत्री अधिकारी ये भी मेट्रो से चलें, ओला उबर से चलें, वो भी डीजल पेट्रोल बचाएं। और विदेश यात्रा का मुद्दा आया तो बीजेपी भी राहुल गांधी के नाम पर चुटकी लेने लगी। समस्या इसलिए हुई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना काम के विदेश दौरे पे मत जाओ, तो राहुल गांधी को समस्या होनी है क्योंकि वो हर 15 दिन में विदेश जाते हैं। कभी राहुल गांधी जी ने नहीं बताया कि वो विदेश किससे मिलने जाते हैं। इस बीच सरकार ने देश में तेल और गैस का हिसाब किताब बताते हुए विपक्ष पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough. No shortage of anywhere. We have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. तो सवाल यही है, क्या वाकई विपक्ष ने एक बार फिर अफवाह वाला तंत्र एक्टिव कर दिया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं भारत बनाम दुनिया के हाल का तथ्यात्मक विश्लेषण। 40 से ज्यादा देशों ने ईंधन बचाने की अपील करी है। 18 से ज्यादा देशों में राशनिंग, ऑड इवन और फ्यूल कैप लगा है। मैं ये आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्यूलिंग को, कारपूलिंग को बढ़ावा दिया गया है। ये अधिकतर देशों में हुआ है। 13 देशों में वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड सिस्टम लागू हो चुका है। 35 से ज्यादा देशों में बिजली बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। कई देशों में एसी के तापमान की लिमिट तक तय कर दी गई है कि आप इससे ज्यादा एसी नहीं चला सकते या इससे कम एसी नहीं चला सकते। कई देशों में मार्केट टाइमिंग और नाइट कर्फ्यू लागू हुए हैं। यह भी सत्य और तथ्य है और यह आपके सामने है। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल में 1 रुपया नहीं बढ़ा है, लेकिन दुनिया में पाबंदी है, भारत में सिर्फ अपील है। यह भी सत्य और तथ्य है। दुनिया में पाबंदी और भारत में सिर्फ अपील है। प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया है। जैसे बाहर बारिश हो रही है या बाहर बादल है तो आप छाता लेके जाइए, यह सलाह दी जा रही है। तो हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन क्या पैनिक फैलाया जा रहा है? क्या ऑपोजिशन पैनिक फैला रहा है? क्या सरकार की तरफ से पैनिक बटन दबाया गया? आखिरकार हुआ क्या है? आज उस पर हम एक बड़ी गहन और चिंतन और बड़ी चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे मैं कहता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, देश में पैनिक या सिर्फ सियासी पैनिक, जो कि आज का मेरा बड़ा सवाल है। क्योंकि हर घर, आप हर जगह जा रहे हैं तो एक ही सवाल पूछा जा रहा है। अमीश देवगन, ये बताइए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है?
मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ तमाम दिग्गज है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पोक्सपर्सन, गुरदीप सप्पल वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना उबाटा के। फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के लर्नेड प्रवक्ता है, उनका भी स्वागत है। सुधांशु जी, मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन सप्पल साहब शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशंस की अपील करी, ऑपोजिशन ने को लगा, कांग्रेस को खासतौर पर लगा कि एक मुद्दा मिल गया है। क्या आपको लगता है कि प्रिकॉशंस को हम पैनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाट्स योर टेक मिस्टर सप्पल? शुक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री जब प्रिकॉशन की अपील करते हैं तो इससे आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति उन बातों से है जो नहीं की जा रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये केवल अपील तक सीमित नहीं रह गया है। कल नीति आयोग ने पूरे देश में एडवाइजरी इशू की है कि अगले 2 साल तक देश के अंदर सारे निर्माण कार्य सरकारी बंद कर दिए जाने चाहिए। यानी जो निर्माण कार्य कोविड के समय पे भी अमीश जी बंद नहीं हुए थे, वो निर्माण कार्य अब बंद करने की स्थिति आ गई है। यानी ये प्रधानमंत्री ने और सरकार ने मान लिया कि स्थितियां कम से कम कोविड जितनी खतरनाक तो हैं। और ये बात पहली बार नहीं बोली है। लोकसभा के अंदर पिछले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। सवाल ये है कि जब ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जो होनी थी वॉर की वजह से, तो सरकार ने किया क्या है? आपने एडवाइजरी तो जारी कर दी जी। आपने लोगों को जो है सलाह भी दे दी। सवाल ये है कि पिछले 2 महीने के अंदर सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो केवल एक बार 5 मई को मिली और उसमें कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर इसको टेकअप कर रही है। उसको मतलब ही नहीं है कि क्या क्राइसिस आ रहा है। पीएम की एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई है। कोई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ही काम नहीं कर रहा है। किसी स्टेक होल्डर के साथ कोई सलाह नहीं की गई है। देश के किसी भी वर्ग को यह बताया नहीं क्या है कि क्राइसिस क्या है और सरकार कैसे निपटने जा रही है। कोई योजना सामने नहीं रखी गई है। केवल एक दिन आकर पैनिक प्रधानमंत्री ने फैला दिया। विपक्ष ने नहीं फैलाया, प्रधानमंत्री ने पैनिक फैला दिया एक दिन आकर, और ऐसे फैलाया कि खुद उस पर कोई यकीन नहीं है। यह पहले भी देश में हुआ है। इंदिरा जी ने भी लोगों से अपील की थी, लेकिन पहले अपना सोना दान किया था। शास्त्री जी ने अपील की थी तो पहले खुद खाना छोड़ा था। यहां प्रधानमंत्री का तो यथावत का कारकेट चल रहा है, लेकिन जनता ना करे। मैं बिल्कुल ये समस्या है। पूरे सरकार के अंदर, पूरी सरकार के अंदर कोई प्लानिंग अभी नहीं आई। और अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि पहले भी जब 2008 के अंदर संकट आया था, ऐसा नहीं है पहली बार देश के सामने आ रहा है, तब कैसे इसको टैकल किया गया था, मैं बता सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन सवाल यह है कि सुधांशु जी बताएं कि एक भी मीटिंग प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इकोनॉमिक अफेयर्स की क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं आरबीआई का एक भी कंसल्टेशन हुआ? क्यों नहीं नीति आयोग का एक भी कंसल्टेशन हुआ? सप्पल साहब, मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक मेरा काउंटर सवाल आपसे है। आपने बोला यूपीए ने कैसे टैकल करा था। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान मैं कोट कर रहा हूं, कोई क्राइसिस नहीं था। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से सब्सिडी हटाना जरूरी है क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बड़ा फेमस बयान है डॉक्टर साहब का। वीरप्पा मोइली ने 2013 में बोला कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने का प्रस्ताव है, लोग ईंधन की बचत करें। तब ना कोई ग्लोबल संकट था और ना युद्ध था, ना कोई मंदी थी। चिदम्बरम साहब, 2013 मैं सभी बैंकों से अनुरोध करूंगा वो अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। यानी बिना संकट के भी बयान दिए जा रहे थे। यहां हम देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, हम जानते हैं हमारी जंग नहीं है, जंग 2 मुल्कों की है और दुनिया पे इसका इंपैक्ट आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, चाइना पर इसका इंपैक्ट आ रहा है, वर्ल्ड वाइड ब्रिटेन पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, यूएस में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। हम वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट देख रहे हैं। हम सिर्फ प्रिकॉशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं ये यूपीए के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट सप्पल साहब, देन सुधांशु जी यू रिप्लाई। देखिए, आपने जितनी बातें बोली है वो गूगल सर्च करके बोली हैं, सही हो सकती हैं। आधी बातें कही गई थी, आधी कोई सरकार के फैसले नहीं थे। सवाल यह है कि 2013 के अंदर आप भूल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डॉलर का संकट आया था। डॉलर जो है 53-54 रुपये से सीधा 66 रुपये तक पहुंच गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लोगों को डराया नहीं था। उस समय यह नहीं कहा था कि आप सोना मत खरीदिए। उन्होंने पॉलिसी लाई 80-20 की कि 80% सोना होगा इंपोर्ट, तो 20% उसका एक्सपोर्ट होगा, ताकि लोगों का धंधा ना बंद हो, लोगों के काम धंधे बंद ना हो और देश में वैल्यू एडिशन हो। उस वक्त उन्होंने पैकेज लाई इंडस्ट्री के लिए, उस वक्त उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना
शुरू किया, उस वक्त आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई। मेरा सवाल सिर्फ यही है, उस वक्त जो सरकार ने किया था उसकी वजह से 2 महीने के अंदर एक मिनट आप भूल रहे हैं, इसी तरह से जिस तरह से डॉलर अभी गिर रहा है तब गिरना शुरू हुआ था। उसी वक्त जो है फॉरेन FNRBC बैंक बनाया गया, ठीक है, जिसके मार्फत 2 महीने के अंदर $38 बिलियन मनमोहन सिंह सरकार ने इकट्ठे कर लिए और 1 साल के अंदर डॉलर बाउंस बैक हो गया। डॉलर बाउंस बैक होके फिर से 60 रुपए के नीचे चला गया। आप ये भूल रहे हैं, आप केवल गूगल सर्च करके कुछ जुमले बता रहे हैं। मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूं, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। और मैं केवल ये पूछ रहा हूं अमीश जी, मुझे एक लाइन भी बता दीजिए कि मोदी सरकार की एक संकट से निपटने की पॉलिसी क्या है। मैं तो आज 1 घंटा पूरा यूपी की पॉलिसी पे आपको बता सकता हूं। ठीक है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं, लेकिन इसी बीच फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह जाने अब यहां से क्या होगा। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनका यह बड़ा बयान है। देश में तेल और गैस का संकट है, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान है, अल्लाह जाने अब क्या होगा, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, गुरदीप सप्पल हमारे साथ है, उन्होंने बोला कि प्रिपेयर नहीं है आप लोग। पैनिक बटन तो प्रधानमंत्री ने दबाया, जब लगातार उन्होंने बोला 24 घंटे में 2 बार बोला पैनिक बटन उन्होंने दबाया। क्या आपको लगता है बिना तैयारी के साथ आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, जो बार बार आरोप आप पे लग रहा है? और आप आज हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ थी, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी जी की शपथ थी, पूरा कारकेड जा रहा था, गाड़ियां निरंतर चल रही हैं, तो सारी अपील जनता से ही है, नेतागण कुछ नहीं करेंगे। मैं एक नेता को देख रहा था यूपी के बीजेपी के, वो 60 गाड़ियों के साथ चल रहा है, माफ करिए मध्य प्रदेश का नेता था, वो 60 गाड़ियों के साथ चल रहा है। क्यों भाई? हाँ, जो आपने बात कही, देखिए पहली बात तो अभी आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान दिखाया, मैं कहूँगा इसमें थोड़ा संशोधन कर देना चाहिए। अल्लाह जाने की बजाय अल्लाह वाले जाने क्या होगा तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि लड़ाई तो मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, उन्हीं की आपस की लड़ाई की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ईरान जो है सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा है, यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है, ओमान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरी बात, अब गुरदीप सप्पल जी की बात बताता हूँ, अद्भुत है भाई, जिनके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रखना पड़ा, जिनके ज़माने में 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, वो आज आकर बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, आपने कहा 80-20 की स्कीम थी, तो 2014 की सीएजी की रिपोर्ट है कांग्रेस के जमाने की, कि उसमें कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। ये सीएजी की रिपोर्ट 2014 की है कांग्रेस के जमाने। इसके लिए कोई गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, बगैर गूगल सर्च करे बोलिए 2013 में महंगाई की दर क्या थी, 2014 में 1 जनवरी 2014 उस समय गैस का सिलेंडर ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था, कोई आसमान नहीं फटा पड़ रहा था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स ले लिए थे। और वो ऑयल बॉन्ड्स जानते हैं अब 2026 में हम लोगों को चुकता करने पड़ेंगे, या और वो ऑयल बॉन्ड लेने का और जो 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने किसानों को पैकेज दिया था, वो सब अगले बजट में डाल दिया था। अरुण जेटली जी ने जब पहला बजट प्रस्तुत किया 2014 में, तो ये बताया था इनके पूरे रिजीम में एक आध साल जो 2005-6 का, यानी अटल जी की सरकार के बाद के दौर को छोड़ दीजिए, हमेशा महंगाई की दर नीचे और वो ऊपर रहती है। और आज के समय में मैं कहना चाहता हूं, जो हम लोगों के बारे में कह रहे हैं, भाई साहब जलजला पूरी दुनिया में आया हुआ है और दिल जला जा रहा है विपक्ष का। मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, इस समय दुनिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताइए जो युद्ध, संघर्ष या तनाव में ना हो। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही, सबको पता है। इजराइल और गाजा वाली लड़ाई जो है वो इतने साल से चल रही है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई लंबी चल रही, जिसकी वजह से यूरोप में तनाव है। अमेरिका सीधे इसमें इन्वॉल्व है। ताइवान के साथ तनाव चल ही रहा है। यहां तक कि कंबोडिया और थाईलैंड जैसे पीसफुल देशों के बीच में भी तनाव है और बीच में एक छोटा युद्ध भी हो चुका है। तो जरा गुरदीप जी बता दें कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां शांति, तो स्थिति जानते क्या है? दुनिया के समुद्रों में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलट गए। ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज पे जो झटका लग रहा है, इसके लिए सुनामी को मत देखो, इसके लिए जहाज के कैप्टन को दोष दो। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है, जो अभी तक ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, अब आर्थिक और ऊर्जा की सुरक्षा पर अव्यवस्था उत्पन्न करके ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ओके गुरदीप सप्पल, जवाब, आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप पैनिक बटन दबा रहे हैं, ऑपोजिशन पैनिक बटन दबा रही है, जैसा एनडीए कह रहा है कि कांग्रेस का काम ही पैनिक बटन दबाना है, वो चुनाव नहीं जीत पाते, पैनिक बटन दबाते हैं और अंत में फिर हार जाते हैं?
देखिए, सुधांशु जी के जुमलों की तो मैं जवाब देता नहीं हूँ, उनके मुद्दों का जवाब दूंगा। सुधांशु जी, सोना गिरवी हमारी सरकार ने नहीं रखा था, वो चंद्रशेखर जी की सरकार थी, हमारी नहीं थी। हमारी सरकार तो जब 91 में आई तो देश की पूरी बात है, राजीव गांधी के सपोर्ट में वहां पहुंचे। चंद्रशेखर के 40 आपके 196। अरे एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए ना। ये पूरी दुनिया को पता है यशवंत सिन्हा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में आपकी सरकार में वित्त मंत्री बने, आपकी सरकार में वित्त मंत्री बने थे वो। एक मिनट, ठीक है, ये पूरी दुनिया ने देखा था। यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, प्लेनों में भर के सोना गया था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी पीएम बने, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर जब लाए, वो आज पूरा देश उसका जो है वो एंजॉय कर रहा है। दूसरी बात, एक मिनट, डिवैल्यूएशन, ये डिवैल्यूएशन किया गया, उस समय भी आपने उसका विरोध किया था डिवैल्यूएशन का, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इसका रिजल्ट आने वाला वक्त बताएगा, और उनकी पॉलिसी को, बीजेपी की सरकार वाजपेयी जी की हो या बाद में बनी हो, उनकी मूल पॉलिसी को आपने नहीं बदला। केवल इस तरह से डिबेट में आके आप विरोध कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं एक छोटी सी एक लाइन में दे दूं कि बार बार ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं। ऑयल बॉन्ड जब लिया था ना तो $147 था पेट्रोल का रेट दुनिया में, क्रूड ऑयल का, और ₹72 यूपीए के टाइम पे पर लीटर मिल रहा था, और वो पास ऑन किया। 3,20,000 करोड़ का आपने भुगतान किया, बदले में 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है। 44 लाख में से आपने 7% अगर पुराना भुगतान दे दिया, कौन सी महान बात की। और जो आपने कर्जे लिए अभी 10 साल के अंदर, मोदी जी बने थे पीएम सुधांशु जी, तो देश पे 57 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 219 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कौन निपटाएगा? 3,20,000 की तो आपको समझ में आता है, लेकिन 219 लाख करोड़ का जो कर्जा आपने ले लिया 12 साल के अंदर, उसकी बात आप चुप करते हैं। लेकिन अब इस पे बात करते हैं, पैनिक बटन पे। अमीश जी, 2008 का आर्थिक संकट याद है आपको? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हुई थी, लेकिन क्या भारत के लोगों को वो सब देखना पड़ा? क्या वो सब देखना पड़ा? हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी ग्रो करती रही, क्योंकि उस समय देश में काबिल सरकार, काबिल प्रधानमंत्री थे। दुनिया संकट के अंदर थी, लेकिन भारत की सरकार ने पैनिक बटन नहीं दबाया था। भारत की सरकार ने पैनिक बटन नहीं दबाया था। इस सरकार ने कोविड का काल देखा है, इस सरकार ने कोविड का काल देखा है, जो भूतो न भविष्य। इस तरह का पैंडेमिक कभी आया नहीं, इस सरकार ने देखा है। तब की सरकार ने अगर वो मंदी देखी थी, तो इस सरकार ने इतना बड़ा पैंडेमिक देखा है। उससे बड़ा पैंडेमिक नहीं आया विश्व के अंदर। बोल दीजिए। और हमारी ग्रोथ कम नहीं हुई थी। आप बोल दीजिए। हाँ, बोलिए सफल साहब, आप बोल दीजिए। पहली बात, एक पॉइंट के अगेंस्ट दूसरा पॉइंट नहीं। सवाल यह है, आज संकट है, 2008 में संकट था। जी 2008 के अंदर सरकार ने अपनी नीतियों के आधार पे उसको संभाला था। पूरा दुनिया में अर्थव्यवस्था तबाह हुई, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज बढ़ी। ये होता है सरकार का काम। पैनिक बटन दबा के लोगों से अपील नहीं करनी पड़ी थी। आज अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि 12 साल के अंदर अर्थव्यवस्था आपने बर्बाद की है। मेरा निवेदन है संक्षेप में बात को रखी जाए, बाकी भी मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक सजेशन आया समाजवादी पार्टी के एक नेता की तरफ से, बोला कि कंधों पर ही देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता के कंधों पर ही रहेगी। सरकार में बैठे मंत्री अधिकारी भी मेट्रो से चले, ओला उबर से चले, वो भी पेट्रोल और डीजल बचाए। वो क्यों नहीं करते? एक सजेशन आया। हाँ, अभी केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया है कि मंत्रियों के कैरकेड में गाड़ियों की संख्या कम की जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी वाले जरा बताएं, चाहे राहुल जी हो, पहले मैं गुरदीप जी की बात का भी जवाब दूंगा, पहले इसका जवाब दे रहा हूं। राहुल जी हो या सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, अखिलेश जी हो, इन सबके पास भी तो Z+ सिक्योरिटी है ना। अच्छा, इनको खतरा किससे है ये बताएं जरा। हम तो कहते हैं हमारे नेताओं के पास है, हमें नक्सलियों से खतरा है, हमें इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा है। चैलेंज करके कहता हूं, इनसे पूछिए, इनको भटके हुए नौजवानों से खतरा है या गांधीयंस विद गन वालों से खतरा है? मगर उसके बावजूद लश्कर जर्रार लेके 3 परिवार के 3 सदस्य 12-12 13 गाड़ियों का फ्लीट लेके चल रहे हैं। वो छोड़िए, सिक्योरिटी वाले मुद्दे के ऊपर हम अलग जाना चाहते हैं। वो विषय ये बोल नहीं पाएंगे कि इनको किससे खतरा है और किस लिए चाहिए थी, मगर वो सरकार का दायित्व है। खतरा हो, कम हो, ज्यादा हो, उसके बावजूद देते हैं। जहां तक सरकार के स्तर की बात है, सरकार ने निर्णय लिया। मगर मैं गुरदीप सप्पल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों की यही समस्या है, इनसे व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं।
कैसे झूठ बोल के बचने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार जाती है और 3 महीने के लिए चंद्रशेखर जी की सरकार राजीव गांधी की कांग्रेस के सपोर्ट पर आती है 196, और उस समय सोना मतलब सारा गड़बड़ 3 महीने में हो गया, और उससे पहले कुछ गड़बड़ नहीं था। तो मैं सब प्रमाण बोलता हूं, और इसके लिए गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके दर्शक जाके गूगल सर्च कर लें। 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन था और चाइना का $2.8 बिलियन। वहां से घटते घटते 1990 में इतना कम आ गया। भाई साहब 80 से लेके दिसंबर 1989 तक किसकी सरकार रही? इंदिरा जी की 2/3 बहुमत की और राजीव गांधी जी की 4/5 बहुमत की, और सारी गड़बड़ हो गई 3 महीने में। और दूसरी बात, 2 महीने में 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ मनमोहन सिंह जी के जमाने में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में भी नहीं अमीर जी, महत्वपूर्ण बात है, 1991 में भी संकट आया था जब इराक के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने, तेल का संकट आया था। इतना भयानक संकट था कि आधी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी थी। हम लोग पढ़ते थे उस समय, अच्छी तरह याद है, जनवरी फरवरी 1991 में। और उस समय मैं चैलेंज करता हूं सप्पल जी को, अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए जो जिस ढंग की मौका परस्त राजनीति आप लोग कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने अपने मुंह से बोला कि 72 रुपए का पेट्रोल, एक मिनट, एक लाइन, इन्होंने अपने मुंह से बोला कि 72 रुपए का पेट्रोल था। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जब अटल जी की सरकार ने छोड़ा था तो 32 या 33 रुपए लीटर था। अपने मुंह से बोले हैं कि 72 रुपए था, यानी 2.5 गुना बढ़ा। और आज कितना है? 10 साल 12 साल के बाद 94 रुपए। यानी मोदी जी की सरकार में बढ़ा 60%, इनकी सरकार में बढ़ा 120%। जवाब ले लेना। रिक्वेस्ट सुधांशु जी, गुरदीप सप्पल, क्या आपको लगता है पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, भारत में कंट्रोल में है? गौरव वल्लभ जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक विंग के सदस्य हैं और बीजेपी के लीडर हैं, वो कहते हैं समस्या इसलिए होगी क्योंकि पीएम ने यह कहा है कि बिना काम के विदेश दौरों पे मत जाओ। तो राहुल गांधी को समस्या होनी ही है, वो तो हर 15 दिन में विदेश जाते हैं, और कभी राहुल गांधी ने नहीं बताया कि विदेश में वो किससे मिलने जाते हैं। ये गौरव वल्लभ का अभी कुछ देर पहले का बयान है। क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं राहुल गांधी को समस्या है विदेश दौरे, क्योंकि विदेश दौरों पर रोक की बात कही है बिना काम के। 1 मिनट बोलने दीजिएगा। गौरव वल्लभ जो है प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है। पिछले 2 महीने में कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई सलाह प्रधानमंत्री को नहीं दी है, केवल राहुल गांधी पे कमेंट करके वो अपनी नौकरी बचाए हुए हैं। उसको छोड़ दीजिए, उनसे पूछिए कि इस पूरे संकट से निपटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या सलाह दी और मीटिंग क्यों नहीं हुई पीएम एडवाइजरी काउंसिल की, जो उनका काम है। अब सुधांशु जी की बात पे आ जाते हैं। 2004 के अंदर जब वाजपेयी जी हटे तो पेट्रोल 35 रुपये था और पहुंचा 72 रुपये। ठीक है, यही बोला आपने सुधांशु जी, बिल्कुल हुआ। 2004 में जिसकी तनख्वाह 4,000 रुपये थी, 2014 में वो तनख्वाह, अरे 1 मिनट पूछ ली, मेरे को बात पूरी कर लूँ मैं सुधांशु जी। 2004 में जिसकी तनख्वाह 4,000 थी ना सुधांशु जी, 2014 में उसकी तनख्वाह 25,000 हो गई थी, और 2026 में आज उस पोस्ट की तनख्वाह आज भी 25-26 हज़ार है। हमारे टाइम में, एक मिनट पूरी बात पूछ लीजिए, मैं आपको डाटा के साथ बता सकता हूँ, चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ आधार बताता हूँ, आधार बता रहा हूँ, सोर्स। अब मैं आपको सेक्टर वाइज बताता हूँ, सेक्टर वाइज बताता हूँ ना आपको। 2004 में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में कोडर की शुरुआती सैलरी थी 4 से 5,000, 2014 में थी 26,000 और 2026 में है 27,000। 12 साल से, मैं तो आपको कंपनीज के नाम बता रहा हूं, आप सोर्स आपके सब दर्शक देख लेंगे। 12 साल से आज की तारीख में मीडियन जो तनख्वाह है, अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, सोर्स तो गूगल पे 2 मिनट में मिलेगा ना, सोर्स छोड़ दीजिए। 12,000 रुपए मीडियन, देखिए गूगल सर्च करके बता दीजिए ना। एक पीए की, चलिए सरकारी, अरे मैं सरकारी सैलरी बता देता हूं। जिस पीए की सैलरी 2004 के अंदर 6,700 रुपए थी, हाँ 2004 के अंदर 6,700 रुपए जिस पीए की सैलरी थी, 2014 के अंदर वो 70,000 रुपए हुई थी पे कमीशन के बाद। अब आप इसको 6 से 70,000 रुपए की सैलरी दिखाइए कौन सा पद। लेकिन पिछले 12 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, अरे PA1 की बात कर रहा हूं, PA1 की बात कर रहा हूं, ठीक है, PA1 की 6,000 सैलरी थी और 12 साल से तनख्वाहें, अरे भाई तो 70, कौन स्केल क्या था? मैं तो ऊपर 12,000 का स्केल था, 8,000 का स्केल था, 6,000 कौन सा स्केल था? अरे बोलिए ना, टीवी चैनल पे बता रहा हूं, 6,000 से 70,000, आपको 12 गुनी सैलरी बता दिया। ये अद्भुत तर्क है भाई। अरे भारत के इतिहास में कोई सरकारी सैलरी 10 साल में 12 गुना नहीं बढ़ी। सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच है,
पिछले 12 साल के अंदर तनख्वाहें स्टेगनेंट हैं, केवल तो महंगाई के बढ़ साथ रही है। मेरा सरकारी जनता से निवेदन है, टाइम लिमिट बांधकर बोले। आप दोनों लंबा बोल रहे हैं, मेरा आप दोनों से निवेदन है, मेरा बीजेपी और कांग्रेस से निवेदन है, अपनी बात को 1 से 1.5 मिनट के अंदर रखें। आपने रखा सुधांशु जी, आपको मैं 50 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात को जवाब दीजिए, देन फराज किदवई वेट कर रहे हैं वो। उसके बाद मुझे भी 50 सेकंड दीजिएगा। मैं इंडिया गठबंधन की एक पार्टी के पास ही जाऊंगा। ओके सुधांशु जी 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए पहली बात, मैं गुरदीप सप्पल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस चीज को काउंटर नहीं कर पाए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ऐसा विचित्र तर्क दिया। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, आपके लाखों दर्शक जाके देखें, कौन सी ऐसी सरकारी नौकरी थी जिसकी 6,000 रुपए सैलरी थी 2004 में? चपरासी की भी 6,000 रुपए सैलरी नहीं थी 2004 में, और 70,000 रुपए तो आज भी नहीं है भाई। तो गजब तर्क देते, कोई भी पद नाम नहीं बता पा रहे, वेतनमान नहीं बता पा रहे, और अपनी गलती को ढकने के लिए इस प्रकार के तर्क और कुतर्कों से बचने का प्रयास करना चाहिए, तथ्यपरक यथार्थ बात करनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, राजनीतिक, भाषा, क्षेत्र, प्रांत, जाति पर अराजकता उत्पन्न करने में असफल होने के बाद अब आप लोग आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर अव्यवस्था, अराजकता उत्पन्न करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बड़ा आरोप है। आप भी गुरदीप सप्पल 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक पैनिक मोड फैलाना चाहते हैं, बीजेपी का ये आरोप है सीधे तौर पर। हरदीप पुरी ने बोला कि हर पंप पर पेट्रोल डीजल मौजूद है, एलपीजी की सप्लाई भी ज्यादा है, हमारे पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी है और 45 दिनों की एलपीजी उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक बटन ऑपोजिशन दबा रहा है पॉलिटिकल हित के लिए। एक लाइन में मैं केवल जवाब दूंगा। पहले तो जो सुधांशु जी मुझे बोले ना कि मैंने जवाब नहीं दे पाया, अमीश जी आपके यहाँ पीसीआर में भी लोग बैठे होंगे जो कंट्रोल कर रहे हैं, स्विचर वगैरह, जो कैमरामैन आपके यहाँ एडिटर हैं। 2004 में उनकी सैलरी 4-5 हज़ार होती थी, 2014 में उनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार हुई। आज कितनी सैलरी पे 25-30 हज़ार की है 26 में। एक मिनट सुधांशु जी मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ ना, अभी ये अभी सरकारी बोला था, आप फिर दूसरी तरफ भाग गए। अब आ जाइए कि जो क्राइसिस है, क्राइसिस तो है, ये तो हम भी मान रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार कर क्या रही है। अभी कल की खबर आई है कि एक जहाज, एक शिप एलएनजी लेके रशिया से चला भारत के लिए, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ के रिफाइनरीज ने अमेरिकी प्रेशर के कारण उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। ये बात तो सच है सुधांशु जी। जवाब ले लेते हैं। एक मिनट हो गया। मोदी सरकार की हिम्मत, एक मिनट हो गया। नहीं, टाइम इस सरकार में भी मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका के प्रेशर को ना करने की। ये तो फिर नॉन स्टॉप हो जाएगा। सुधांशु जी 20 सेकंड में जवाब। क्या वो जहाज जो रशिया वाला था, जो गुरदीप सप्पल ने बात बोली है, उस बात पे दम है? क्या वो रशिया वाला जहाज आ रहा है भारत या नहीं आ रहा? जवाब हाँ या ना? नहीं, ये सोर्स कोट करें ना, एक जहाज के बारे में कह रहे हैं तो आपका सोर्स क्या है सुधांशु जी? कौन सा जहाज कहां से आ रहा था? और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुनिए, 2004 से 14 के बीच में इन्होंने कितना पेट्रोल खरीदा रशिया से? बताइए कितना क्रूड ऑयल, कितना? बोलिए। टैंकर कुनपेंग नाम है, अरे एक नहीं खरीदा जो दहेज में आ रहा था रशिया से, बाल्टिक पोर्तोवाया प्लांट से आ रहा था, बाल्टिक पोर्तोवाया प्लांट से चला था, दहेज के लिए चला था, जो मना हो गया। अब वो सिंगापुर के अंदर खड़ा है क्योंकि मोदी सरकार अमेरिका के प्रेशर का जवाब नहीं दे पा रही है, तो एलएनजी का अमेरिका के प्रेशर का जवाब नहीं दे पा रही है। ओके, आनंद दुबे भी कुछ बात कहना चाहते हैं, फराज किदवई भी कुछ बात कहना चाहते हैं। एक लाइन में कह दूं। ओके सुधांशु अमीश जी, एक लाइन में कह दूं, एक लाइन अमीश जी, एक लाइन। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी जाके देखिए, हिलरी क्लिंटन और एसएम कृष्णा इनके विदेश मंत्री दोनों साथ साथ बैठे हैं, वीडियो अवेलेबल है। एसएम कृष्णा जी यूं बैठे और हिलरी क्लिंटन कह रही है, नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। और IAEA में ईरान के खिलाफ वोटिंग कर दी थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, अमेरिकन प्रेशर में। और अमेरिका उस समय ईरान चौंक गया था कि भारत ने ऐसा क्यों किया, और ये वीडियो अवेलेबल है। आप तो कोई काल्पनिक बात बता रहे हैं कि एक आ रहा है और ये प्रेशर है, और इन्होंने कितना स्प्रे खरीदा रशिया से? टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02% क्रूड खरीदा रशिया से। इसका जवाब जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप दीजिए जवाब। कुलदीप सप्पल, इसका जवाब जरूरी है। 1 मिनट, इसका जवाब है जी।
SM कृष्णा का वीडियो आपको दिखा सुधांशु जी? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जिसमें EU के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम तेल खरीदना जारी रखेंगे, हम इस सैंक्शन को नहीं मानेंगे, वो आपने नहीं देखा। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने व्यवस्था बनाई कि डॉलर की बजाय रुपए से ईरान से तेल खरीदा जाए। वो व्यवस्था चलती रही और मोदी सरकार ने 19 में अमेरिका के दबाव में उसको खत्म किया, जिसकी वजह से आज देश में तेल का संकट बना हुआ है। ये आप भूल गए हैं। आपको एक फोटो याद है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी व्यवस्था नहीं बनाई रुपए के अंदर ट्रेड करने के लिए, वो आप भूल गए। धन्यवाद। दोबारा तेल भूल गए। फराज भाई ओके 20 सेकंड सुधांशु जी। एक बार पुनः गुरदीप जी को धन्यवाद कि इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि SM कृष्णा ने बोला था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में तो न्यूक्लियर डील पास कराने के लिए आपके नेता डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास गए थे पैसे लेके। और सुनिए राहुल गांधी जी अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने गए बकौर विकीलीक्स, और उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा पे डिस्कस करते हुए कहा कि लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है। कहे गए थे राहुल गांधी बात करने के लिए? और सुनो विकीलीक्स में मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कुछ सच है, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? भाई साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन रहा था, ये अंदर की बात। ओके फराज भाई बड़ी खबर, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, मैं बता दूं बड़ी डेवलपमेंट है। अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव होता ही संकट याद आ गया है भारतीय जनता पार्टी को। मैं सीधा रुख करता हूं, अखिलेश यादव का सरकार पे ये बड़ा हमला है और ये सीधे तौर पे कहा है कि डॉलर आसमान छू रहा है, देश का रूप है या पताल नोमिका खो गया है, ये एक लिखा है अखिलेश यादव ने। ये सीधे तरह पे है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ फराज किदवई है। फराज किदवई, इस क्राइसिस को आप पॉलिटिकली यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। आप एक पैनिक बटन दबाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, बीजेपी का आरोप है। फराज किदवई साहब। देखिए अमीश जी, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं और मैं पर्सनली अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत का इनको वारिस मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में, और मैं ये भी मानता हूं कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। लेकिन अगर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इनकी जगह बैठे होते तो वो ये ना बोलते कि अल्लाह वालों के लिए। ये एक किसी कम्युनिटी को ऐसे बोलना अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत नहीं हो सकती। खैर, एक भारतीय अल्लाह वाला आपको सुधांशु जी बड़े मंगल की, आप भी क्योंकि लखनऊ में हैं और बड़ा मंगल बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपको बड़े मंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक अल्लाह वाले की तरफ से। देखिए अमीश जी, क्या है कि अभी बहुत सारी बातें हुई, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मार्च 2014 में जो डीजल था वो लगभग 55-56 रुपए के आसपास बिक रहा था, और मोदी जी के पिछले 10 सालों में जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में गिरावट करीब 37% की आई, और डीजल लगभग 94 रुपए के आसपास बिक रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जो क्रूड ऑयल की जो उनके 10 साल का जो शासनकाल था उसमें लगभग 219% से बढ़ा था। सुधांशु जी, सोर्स इस लोकसभा सेक्रेटेरिएट, आप वहां जाकर के ले लीजिएगा। तो जब क्रूड ऑयल 219% से क्या नाम है बढ़ा, तब भी हमको डीजल पेट्रोल कम पैसे में मिल रहा था। लेकिन जब क्रूड ऑयल 37% से गिर गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने उसका फायदा इस देश की जनता को जी। आपने पूछा कि पैनिक कौन फैला रहा है, आपने पूछा कि पैनिक कौन फैला रहा है। पैनिक इस देश में दो लोग फैला रहे हैं, एक रुपया फैला रहा है और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए बहुत बात होती है, अक्सर सुधांशु जी भी बोलते हैं। अखिलेश जी, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बोला सोना वोना इकट्ठा कर लो अपना आप नहीं। देखिए क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। आपको याद होगा गलत तो अजेंद्र सिंह लोधी जी भी नहीं बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। वो कौन सी गाली दे रहे हैं आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, देखिए मैंने सुना नहीं, लेकिन जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अजेंद्र सिंह लोधी, हम उसका खंडन करते हैं। मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा गाली दे रहा है ये तो लगातार कई दिनों से अब खबर चल रही है।
वो गाली सबने सुनी होगी। देखिए, आपने सुनी लोधी नहीं वो साहब- गाली? ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी, अखबार पढ़ते हैं डेली, अखबारों में भी हेडलाइन है। गाली वाली इसीलिए तो हम गाली वाली इसीलिए नहीं सुनते हैं, हम काम की खबरें पढ़ते हैं। सुनिए, देखिए, लोधी जी गाली दें या विजय शाह जी कर्नल सोफिया कुरैशी को बोले आतंकवादियों की ये बहन है, वो दोनों चीजें गलत हैं। लेकिन अभी आपने बोला ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिक्र किया। मैं तो पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी बैठे हुए, 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी और उसके 3 फायदे उन्होंने बताए थे कि कैश इन सर्कुलेशन कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला था कि फेक करेंसी जो है उस पर बड़ा प्रहार होगा। नंबर 3, उन्होंने बोला था कि आतंकवाद कम होगा। 2016 के बाद से नोटबंदी के अगले साल 2017 से लेकर के और पिछले साल तक लगभग 638 करोड़ के जाली नोट जब्त किए जा चुके हैं और 2022 में ये 382 करोड़। देखिए, अब जवाब सुन लेते हैं ना, एक छोटा बोलेंगे तो अच्छी चर्चा होगी। ओके, 50 सेकंड सुधांशु जी जवाब। लोधी जी की बात इन्होंने सुनी नहीं है, कहानी आगे की वो कहते करनी चाहिए। नहीं, वो देखिए, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के बहुत दुर्लभ प्रवक्ताओं में से एक हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अब इनकी समस्या है कि जिस प्रकार की उद्दंड इनकी पार्टी है उसको किस प्रकार से डिफेंड करें। मगर जो आपने एक फैक्ट बताया फराज साहब, उसको जरा पूरा बैकग्राउंड चेक करके बताना चाहिए। आपको पता है कि 1995 में WTO से जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके चलते हुए पेट्रोल पे सब्सिडी भारत सरकार की खत्म हुई 2010 में, और डीजल पे जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब तक सब्सिडी थी, वो सितंबर 2014 तक ही लागू थी। ऑटोमेटिक विड्रॉ हो गई अक्टूबर 2014 में, यानी उसके बाद भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे सकती थी और LPG गैस की सब्सिडी भी खत्म हो गई। तो इसलिए जो लोग, इसीलिए सब्सिडाइज सिलेंडर उस समय मिलता था, जो सब्सिडाइज वाला 400 का मिलता था, जो आज तक के लोग गाना गाते हैं, ओपन मार्केट का 1241 रुपए का था। चूंकि वह अब सितंबर के बाद 2014 के बाद व्यवस्था ही लागू नहीं है, इसलिए उस व्यवस्था की आड़ लेकर मई 2014 में साबित करने का प्रयास आपके जैसे बुद्धिमान प्रवक्ता को करने से बचना चाहिए। अब मैं आज की बात एक सेकंड सुधांशु, आनंद दुबे अभी तक एक ही बार अल्लाह वालों तो छोड़ दीजिए, अभी आनंद दुबे एक ही भी बारी अच्छा, एक बात मैं वैसे और भी कह दूं, सिर्फ एक ही लाइन कह देता हूं। हाँ, इंडी गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। साहब देखिए, गुरदीप सप्पल जी, नहीं मेरी बात सुनो, अब फराज साहब कह रहे मेरी बात सुनो, क्या आपस में गठबंधन है जबकि मुकाबला 1:3 है। चलिए, अब आनंद दुबे जी को आनंद दुबे को जी को मौका देना चाहिए। आनंद दुबे बताइए। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लाख हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कोई अपील करते हैं तो हम सब सुनते हैं। हमने इतिहास में भी थाली ताली बजाई, हमने सबने मास्क लगाए, सबने वैक्सीन लगाई, सबने लॉकडाउन का पालन किया, क्योंकि देश दुनिया जब संकट में आती है तो हम लोग सकारात्मक ढंग से बात को सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी जब कहें तो बिल्कुल गंभीरता से सुनते हैं। परंतु इस बार प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चूक गए, क्योंकि तुलसीदास जी की चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहि ते नर न घनेरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सेनापति हैं। जब हम किसी युद्ध में जाते हैं तो सेनापति हाथी पर बैठकर चले और बाकी जनता भाला लेकर पैदल चले, ये अच्छा उदाहरण नहीं है। सब या तो एक समान काम करें, सब तेल का कम उपयोग करें, सब विदेश की यात्रा कम करें, सब सोना खरीदना बंद करें, ये केवल आम लोग सब करें। और जो बड़े बड़े सरकारों में रसूखदार लोग हैं, आप ही बता रहे हैं 100-100 गाड़ियों का काफिला, 20-20 गाड़ी का काफिला, ये जनता को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री जी हर बार कितनी गाड़ी लेकर चलते हैं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, समय देते उद्धव जी कितनी गाड़ी लेकर चलते हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी बड़े हैं कि उद्धव जी बड़े हैं। अगर आप उद्धव जी को प्रधानमंत्री माने तो आज से हम एक गाड़ी में चलेंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूं तो एक गाड़ी से वो नहीं चल सकते। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये बड़ी अच्छी उदाहरण हम पे, ये बड़ी सुंदर छुपाई है। प्रधानमंत्री भी इसका इस्तेमाल सदन में कई बार कर चुके हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, क्या आपको लगता नहीं है कि घर चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है? मैं मतलब कांग्रेस को कोट नहीं कर रहा, लेकिन एक आम जनता के मन में भी सवाल है, नेतागण ऐसे ही चलते रहेंगे? मैं मध्य प्रदेश में कोई याद नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश का नेता था या आपका उत्तर प्रदेश का नेता था जो 7 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा था? मध्य प्रदेश का नेता था, मुझे कंफर्म हो गया वो 7 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है। 10 सेकंड अमीश भाई,
अमित भाई 10 सेकंड और हाँ, 10 सेकंड और बोलना 15 चाहता था सेकंड बोल कि लीजिए, सुधांशु आप भाई जवाब दे देवानंद के देना। फैन हैं, आनंद दुबे। जब महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और इंग्लैंड से बने कपड़े जब भारत के नागरिक पहनते थे तो उन्होंने कहा सब इसको जला डालो, और वो खुद महात्मा गांधी जी भी अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनते थे। अरे अंग्रेजों देश का को लगा शासन कि हाँ है, यह ये व्यक्ति एग्जाम्पल गलत हो कुशल जाएगा। नेतृत्व करेगा। ये मिसफिट हो जाएगा एग्जाम्पल इस पूरी घटना के अंदर। आपने पहली वाली जो बात बोली वो जायज है, ये कोई अंग्रेजी शासन थोड़ी आ गया मतलब यहां पर हम कपड़े उतारने शुरू कर देंगे। ओके ओके सुधांशु त्रिवेदी, नेतृत्व की बात। हाँ ओके, आपने अरे मैं नेतृत्व की बात बोली, लेकिन मेरा वही सवाल है, 60 गाड़ियों वाला मध्य प्रदेश का नेता को उस पर आपको ये एक डिक्टेट इशू करना चाहिए नितिन नवीन को आपकी पार्टी के अंदर। पार्टी अध्यक्ष है भाई वो। दुबे जी देखिए, दुबे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा गांधी जी ने कहा था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, और नेतृत्व की बात है वो आज तो विपक्ष ने नेतृत्व विदेशी ले लिया है। अब तो बातें खत्म हो गई, विदेशी नेतृत्व है, विदेशी मूल का नेतृत्व है। तो खैर अब उसको उस विषय से इस वाले विषय के ऊपर आते हैं। देखिए अमीश जी, आपके जो हमारे सम्मानित विरोधी प्रतिनिधि बैठे हैं, कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में शादियां कौन करता है जाके, डेस्टिनेशन वेडिंग? बहुत धनाढ्य वर्ग। आज ऐसे कह रहे हैं आम आदमी के ऊपर गए, कितने लोगों की इतनी हैसियत है कि विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करे जाके। अब आइए साहब, विदेश यात्रा कौन करने जाता है? अपर मिडिल क्लास और हायर रिच क्लास। भाई हम लोग भी जब जाते हैं विदेश, किसी न किसी काम से गए, घूमने के लिए जाना बड़ा रेयर। आज ऐसे कर, अरे आम आदमी के ऊपर जैसे रोक लगा दी। इन लोगों के समर्थक यूट्यूबर 2024 में कहते थे नेशनल हाईवे बनाने से क्या फायदा होगा, उस पर तो सिर्फ वही चलते हैं जो कार लेके चलते हैं। अब सिंगल कार लेकर अपनी चलने वाले कितने लोग हैं, अब अचानक वो लोग आम आदमी हो जाते हैं। फिर मैं इनका दोहरा चरित्र बताता हूं। भारत की शादियों में हमारी सरकार आने से पहले खूब चर्चा होती थी कि हिंदू समाज की शादियों में फिजूल खर्ची होती है, फालतू का खर्च होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आज समझ में आता है 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है शादियों में, अब अचानक इनको उसमें अच्छाई नजर आने लगती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमेशा भारतीयता और भारतीय समाज को किस ढंग से नीचा दिखाया जा सके, ये इनकी सोच हमेशा से रहती थी, वही याद दिखाई। ओके ओके, अब डबल गेम खेल रहे हैं गुरदीप सप्पल, ऑपोजिशन डबल गेम खेल रहा है, डबल वैमी खेल रहा है। देखो इस पूरे चर्चा के दौरान बहुत सारी गलत बातें सुधांशु जी ने बोल दी। जैसे अभी एक बात बोली कि 2010 के बाद सब्सिडी अलाउड नहीं है पेट्रोलियम पे। 2010 में पेट्रोलियम डीकंट्रोल किया गया। सुधांशु जी आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, तो वही पूरे तो 10 साल में यूपीए के 10,75,000 करोड़ टैक्स लिया और 9,90,000 करोड़ की सब्सिडी दी। 9 लाख 10, और आपकी सरकार ने 44 लाख करोड़ टैक्स दिया है और केवल 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है। इसलिए जनता त्राही त्राही कर रही है। टक्कर में एक अंतराल, लेकिन अंतराल के उस पार एनवी सर से बेहद खास बातचीत पेपर लीक पर। यह सबसे ऑथेंटिक बातचीत है। पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन विजय जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। उनसे मेरा सीधा सवाल है। नितिन विजय, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पेपर लीक बार बार होता है, हर बार होता है, कमी कहां रह जाती है? 22 लाख स्टूडेंट्स ठग लिए गए हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि हमें समझना पड़ेगा कि बार बार ये हो रहा है, इसका मतलब प्रक्रिया में कहीं खामी है। तो मेरा ये कहना है कि हम जिस रोड से निकल रहे हैं, बार बार उसमें बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमें कई बार रोड बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें गड़बड़ी क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। करीब 23 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, करीब 5,400 सेंटर बनाए जाते हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं पेपर कंडक्शन में। आप समझे, जहां पर 2 लाख लोगों के हाथ से पेपर ऊपर नीचे होकर निकलता हो, वहां पर सबकी शुद्धता पर विश्वास कैसे करा जाए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसे सुधारा जा सकता है अगर पूरे पेपर को ऑनलाइन मोड में कर दिया जाए, जैसे जेईई में करा जाता है। आपने ऑनलाइन का एक अच्छा सजेशन दिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है? बिल्कुल सही बात है, और मैं जानता हूं कि अगर किसी कोचिंग संस्थान की इसमें कोई भागीदारी है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम होती है।
पर यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें पैसे का इतना बड़ा माया जाल है कि किसी को इतनी आसानी से रोक पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब तक हम इसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन को कराते रहेंगे, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोग बाग करोड़ों रुपए पेपर देने के लिए तैयार हैं। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वही लोग जिनकी अगर रैंक पीछे आती है तो उसमें से कई लोग करोड़ों रुपए डोनेशन के देने को तैयार होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। तो पेपर के लिए करोड़ों लाख रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, जिस तरीके की मानसिक वितरणाथ से 23 लाख 24 लाख बच्चे इस समय गुजर रहे हैं, ये किसी मर्डर से कम स्थिति नहीं है। इस क्राइम को बहुत बड़ा लेना आवश्यक है। बिल्कुल ये किसी मर्डर से कम नहीं है, और तभी सरकार ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है सरकारों का, कोई भी सरकार हो, सरकारों का रवैया स्टूडेंट्स की तरफ उदासीन है? शायद सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी ना गवर्नमेंट का ना एनटी का इंटेंट है कि वो इस पेपर को सुचारू रूप से ना कराएं, बल्कि आज समझिए वो कितनी उनकी स्थिति कितनी खराब है कि लोग उन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जबकि एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई इसलिए गई थी। मैं ये नहीं कहता उनके इंटेंट पर हमें कोई शक नहीं है, बट कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता, ये सच है। साल 2024 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कड़ा कानून बनाया था, तब लगा था कि नीट का पेपर जब लीक हुआ था तब लगा था कि एक डर बैठेगा। लेकिन 2 साल बाद वही धाक के 3 पात फिर एग्जाम पेपर लीक हो गया है और 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक गया है, वो परेशान है। आपने एक एग्जैक्टली सही वर्ड यूज करा, मर्डर से कम नहीं है ये। तो डर नहीं बैठ रहा अपराधियों के मन में क्या? आज की तारीख में ऐसे क्राइम जिनकी सजाए मौत है शायद, वो भी कृत्य हो रहे हैं। तो पैसे के प्रलोभन से पेपर लीक करना तो उससे छोटा कृत्य लोगों को लगता होगा। तो ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ डर की वजह से पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, इसको लीक करने वाले का प्रयास करने वालों की संख्या कम होगी, बस ये हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न आपसे ये इसलिए है, स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे और कई लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स इस समय आपको नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 नेटवर्क के माध्यम से देख रहे होंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट आपके पास आता होगा, पेपर लीक होने के बाद पूछता होगा आप क्या एनवी सर मेरा फ्यूचर क्या है? उनको मैं कहना चाहता हूं कि बेटा, जाहिर सी बात है कि ये जो आज एक विपदा गिरी है तुम्हारे सपनों के ऊपर, इसको मैं किसी शब्दों में तुमको मोटिवेट करके शायद समझा नहीं सकता। बस इतना बोल सकता हूं कि जो होना है वो सबके साथ हो रहा है, विपदा है, पर जो आगे इससे पूरे सामर्थ्य और पुरुषार्थ के साथ लड़ेगा, यानी ये पूरे बुद्धि विवेक के साथ लड़ेगा, अपनी मनस्थिति सही करके लड़ेगा, वो आगे फिर उसको पूरा चांस मिलेगा। तो अपना समय किसी भी कौन गलत कौन सही, किसने ये करा था, कौन माफिया है, मैं पेरेंट्स और बच्चों से कहना चाहता हूं जिनको एग्जामिनेशन देना है कि शायद मुझे लगता है एनटीए अगले 30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन करा देगा, या अगले 30 दिन अगर आपने मनस्थिति खराब कर ली, क्रोध में निकाल दी, मैं जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर अगर क्रोध में आपने निकाल दी तो आपका समय खराब होगा और शायद आपकी सीट कोई और ले जाएगा। लास्ट में एक लाइन में जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी तमाम माता पिता को? मैं माता पिता को कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे आपको आज देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं आप पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप दुखी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं कि तेरे पे इतना पैसा खर्च करा, हमारा समय खराब हो गया। इस तरीके के कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट बच्चे को ना दें, उसको खुश रखें, उसे बताएं बेटा अपन एक बार और लड़ेंगे, भगवान ने हमें एक बार मौका और दिया है। क्योंकि अगर आपकी आंखों में उसे निराशा नजर आई तो बच्चा टूट जाएगा, आपको कहेगा एक आपसे मैं वादा चाहता हूं, क्योंकि अब आप बड़े शिक्षाविद हैं, आप अगर ऐसा फैसला करेंगे तो बड़े लोग फैसला लेंगे। कम से कम अब बच्चों को अगर आप ज्यादा कोचिंग अब यहां से आपको थोड़ी और देनी पड़ेगी, तो कम से कम उसका चार्ज हम ना लें तो कम से कम बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल साहब, और मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि हमारे मोशन में जितने भी बच्चे पिछले साल पढ़ रहे थे उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कराया जाएगा। जो भी तैयारी हुई, क्लासेस, टेस्ट पेपर, सब कुछ होंगे अगले एग्जामिनेशन तक, जब तक नहीं होता है। कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, किसी हिडन चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एनवी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।